प्रिय छात्रों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट के टॉपिक राजनीतिक संस्कृति के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। मैं डॉक्टर सुचेता वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज भीम। अब तक हमारे द्वारा राजनीतिक संस्कृति की ऐसे रूप में विवेचना की गई है जैसे कि एक राजनीतिक व्यवस्था की समस्त जनसंख्या की एक ही राजनीतिक संस्कृति होती है। वस्तुतः राजनीतिक संस्कृति की सजातीयता की मात्रा आनुभविक खोज का ही विषय है। एक राजनीतिक व्यवस्था के सदस्यों में राजनीतिक उद्देश्यों के प्रति सामान्य सहमति हो सकती है अथवा उनमें शिक्षा के स्तर, रक्तवंशीय सदस्यता, भौगोलिक अधिवास, सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति एवं धार्मिक विश्वास के आधार पर भेद हो सकते हैं। जब राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत राजनीतिक दिग्विन्यासों का एक समूह ऐसी स्थिति ग्रहण कर लेता है कि उसे अन्य से अलग किया जा सकता हो, तो उसे राजनीतिक उपसंस्कृति, पॉलिटिकल सब कल्चर कहा जाता है। राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत जब इस प्रकार की उपसंस्कृति प्रमुखता प्राप्त कर लेती है, तो राजनीतिक व्यवस्था का एकीकरण संकट में पड़ जाता है। 19वीं सदी में दास प्रथा के प्रश्न पर दक्षिण अमेरिकी राज्यों द्वारा जो स्थिति ग्रहण की गई थी, वह इस प्रकार की उपसंस्कृति का ही परिणाम थी। लेकिन डॉक्टर अब्राहम लिंकन के द्वारा धैर्य और साहस के साथ इस प्रकार की उपसंस्कृति को अमेरिकी राजनीतिक संस्कृति की मुख्य धारा में विलीन कर दिया गया। वर्तमान समय में ब्रिटेन में उत्तरी आयरलैंड का मामला भी इस प्रकार की उपसंस्कृति का ही एक परिणाम है। संख्या एवं शक्ति के आधार पर दो प्रकार की संस्कृतियां हो सकती हैं। पहली अभिजनात्मक संस्कृति, एलिटिस्ट कल्चर, और दूसरी जन संस्कृति, मास कल्चर। लुसियन पाई का विचार है कि सभी राजतंत्रों तथा शासन तंत्रों में शासकों अथवा सत्ताधारियों की संस्कृति और जनसाधारण की संस्कृति में एक आधारभूत अंतर पाया जाता है। जिन लोगों के हाथ में सत्ता होती है और जिन पर राजनीतिक निर्णय लेने का उत्तरदायित्व होता है, राजनीतिक विषयों पर उनका दृष्टिकोण उन व्यक्तियों के दृष्टिकोण में अनिवार्यतः भिन्न होता है, जो राजनीतिक क्षेत्रों में सामान्यतः कोई सक्रिय भूमिका अदा नहीं करते। सिडनी वर्मा द्वारा संपादित ग्रंथ में जो भी निबंध संकलित किए गए, वे विशिष्ट वर्गों के समुदायों की राजनीतिक संस्कृति के बीच विद्यमान महत्वपूर्ण अंतरों को प्रकट करते हैं। इन दोनों के बीच में तीसरा स्तर मध्यम वर्ग का होता है, जिसके पर्याप्त प्रभावशाली होने पर दो उपसंस्कृतियों के मध्य संतुलन बना रहता है और उनमें हिंसात्मक संघर्ष की संभावनाएं कम रहती हैं। अतः एक आदर्श स्थिति के अंतर्गत मध्यम वर्ग की भूमिका बहुत प्रभावशाली होनी चाहिए और विशिष्ट वर्ग की संस्कृति तथा जन संस्कृति में अंतर कम से कम होना चाहिए। गतिशीलता या परिवर्तनशीलता की दृष्टि से संस्कृतियाँ मंद परिवर्तनवादी या स्थिरतावादी तथा क्रांतिकारी या प्रगतिशील हो सकती हैं। सर्वांग समता की दृष्टि से वाइजमैन ने राजनीतिक संस्कृतियों को 3 विशुद्ध और 3 मिश्रित रूपों में विभाजित किया है। राजनीतिक संस्कृति के 3 शुद्ध रूप हैं। पहली संकुचित, दूसरी प्रजाभावी और तीसरी सहभागी। संकुचित राजनीतिक संस्कृति परंपरागत राजनीतिक ढांचे के लिए, प्रजाभावी राजनीतिक संस्कृति केंद्रीय सत्तावादी ढांचे के लिए और सहभागी राजनीतिक संस्कृति प्रजातांत्रिक राजनीतिक ढांचे के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। इनके द्वारा राजनीतिक संस्कृति के 3 मिश्रित रूप भी बताए गए हैं। पहला है संकुचित प्रजाभावी राजनीतिक संस्कृति, दूसरा प्रजाभावी सहभागी राजनीतिक संस्कृति, तीसरा संकुचित सहभागी राजनीतिक संस्कृति। व्यवहार के अंतर्गत इस प्रकार की मिश्रित राजनीतिक संस्कृतियां ही अधिक देखी जा सकती हैं। प्रोफेसर S.E. फाइनर ने राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन और उनका वर्गीकरण राजनीति में सैनिक सत्ता की भूमिका की समस्या का अध्ययन करने के लिए किया है। उसने विभिन्न राजनीतिक संस्कृतियों को इन 4 संवर्गों में रखा है। पहला है परिपक्व, दूसरा विकसित, तीसरा निम्न और चौथा न्यूनतम स्तरीय। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा एक वर्ग और बताया गया है, पूर्व फ्रांसीसी क्रांति की राजनीतिक संस्कृति।
फाइनर द्वारा प्रयुक्त ये शब्द पर्याप्त स्पष्ट हैं और उसका विचार है कि परिपक्व राजनीतिक संस्कृति में सैनिक सत्ता की भूमिका बहुत कम होती है, जो क्रमशः अन्य राजनीतिक संस्कृतियों में बढ़ती जाती है। आमंड के अनुसार राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ी हुई होती है, अतः राजनीतिक संस्कृतियों का विभाजन राजनीतिक व्यवस्थाओं की भूमिका के संदर्भ में किया जाना चाहिए। उसने 4 संवर्गों में राजनीतिक संस्कृतियों का विभाजन किया है, जो इस प्रकार है। पहली, आंग्ल अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था। आंग्ल अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था में बहुमूल्यों वाली मल्टी वैल्यूड राजनीतिक संस्कृतियां मिलती हैं, जिनमें जनसंख्या की एक बड़ी मात्रा व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जनसाधारण के कल्याण की सुरक्षा आदि मूल्यों के किसी भी मात्रा के मिश्रण को प्राप्त करने में विश्वास करती हैं। इन राजनीतिक व्यवस्थाओं की संस्कृति इस सीमा तक सामंजस्यकारी है कि उनमें राजनीतिक ध्येयों और उनकी प्राप्ति आदि के साधनों के बारे में सामान्य सहमति है। ब्रिटेन, अमेरिका, स्कैंडिनेवियन देशों और स्विट्जरलैंड आदि को इस श्रेणी में रखा जा सकता है। दूसरी है महाद्वीपीय यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था, कॉन्टिनेंटल यूरोपियन पॉलिटिकल सिस्टम। महाद्वीप यूरोप के देशों फ्रांस, जर्मनी व इटली आदि में राजनीतिक संस्कृति सामंजस्यकारी होने की अपेक्षा खंडित है, क्योंकि समाज के विभिन्न वर्गों ने सांस्कृतिक विकास के भिन्न भिन्न नमूने स्थापित किए हैं। उनकी राजनीतिक संस्कृति की बात कहने के बजाय यह कहना अधिक उपयुक्त होता है कि इन देशों में कई प्रकार की राजनीतिक उपसंस्कृतियां मिलती हैं। इन उपसंस्कृतियों के कारण ही इन देशों में समय समय पर संघर्ष और हिंसा की स्थिति उत्पन्न होती रहती है। तीसरा है अपश्चिमी या आंशिक रूप से पूर्व औद्योगिक राजनीतिक व्यवस्था। अनेक पुराने उपनिवेशों तथा अविकसित या विकासशील देशों में परंपराओं और आधुनिकता अथवा औद्योगिक विकास का विभिन्न मात्रा में मेल देखा जा सकता है। इन देशों की राजनीतिक व्यवस्था को मिश्रित कहा जा सकता है और इनमें से जिन देशों के द्वारा लोकतंत्र को अपना लिया गया है, वहाँ भी लोकतंत्र के लिए उपयुक्त संस्कृति का विकास होना अभी शेष है। भारत और एशिया अफ्रीका के तथाकथित प्रजातंत्रों को आमंड इसी श्रेणी में रखना चाहते हैं। चौथी है सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था, टोटलिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम। सर्वाधिकारी राज्यों में ऐच्छिक संघ नहीं बनाए जा सकते। संचार साधनों पर सरकारी अभिकरणों का नियंत्रण रहता है और शासन की संपूर्ण शक्ति ऐसे अधिकारी तंत्र में रहती है जिसे एक ही विचार वाला राजनीतिक दल नियंत्रित करता है। इन तत्वों के परिणाम स्वरूप उनकी राजनीतिक संस्कृति देखने में सामंजस्यकारी है, किंतु उनका सामंजस्य बनावटी है। इन राजनीतिक व्यवस्थाओं में राजनीतिक संस्कृति में अंतर इस रूप में देखा जा सकता है कि यदि न्यायालय के द्वारा शासन या शासक वर्ग के विरुद्ध किसी प्रकार का निर्णय किया जाता है, तो बहुत अधिक संभावना इस बात की है कि आंग्ल अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था में उस निर्णय का सम्मान किया जाएगा, जबकि दूसरे और तीसरे प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था में उन निर्णयों की अवहेलना करने और उनके महत्व को कम करने की विविध चेष्टाएं की जा सकती हैं। राजनीतिक संस्कृति का अंतर इस रूप में देखा जा सकता है कि द्वितीय और तृतीय वर्ग की राजनीतिक व्यवस्थाओं में शासक वर्ग अपनी चेष्टाओं में सफल हो जाता है, जबकि प्रथम वर्ग की राजनीतिक व्यवस्था में इस प्रकार की चेष्टा की जाए तो असफलता ही हाथ लगेगी। चौथे प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था में न्यायपालिका द्वारा शासन के विरुद्ध निर्णय देने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। आमंड के उक्त संरचनात्मक वर्गीकरण को अनेक राजनीतिक वैज्ञानिकों ने स्वीकार नहीं किया है। उनके अनुसार इस वर्गीकरण में संस्कृति और राजनीतिक व्यवस्था को सेविका या दासी मान लिया गया है। वस्तुतः राजनीतिक संस्कृति को इतनी गौण स्थिति प्रदान नहीं की जानी चाहिए। राजनीतिक संस्कृति अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखती है तथा राजनीतिक व्यवस्था को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सामान्यतः निर्णायक रूप से प्रभावित करती है। राजनीतिक संस्कृति के संबंध में किए गए इन वर्गीकरणों में इस तथ्य को दृष्टि में रखा जाना चाहिए कि राजनीतिक संस्कृति स्थिर नहीं होती, वरन उसका विकास होता रहता है। इस विकास में राजनीतिक व्यवस्था के भीतर से उत्पन्न विचार तथा बाहर से आने वाले विचार भी अपना योगदान देते हैं।